इस मंथ का देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हाल ही में फ्रेंड्स भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिए। वे बिहार के इतिहास में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से विधायक के एमएलए हैं और उन्हें राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने शपथ दिलाई है। उन्होंने नीतीश कुमार का स्थान लिया है, जो कि मार्च 2026 में राज्यसभा के लिए चुने गए। उनके साथ जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। बिहार में विधानसभा की 243 और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। यहाँ पर सम्राट चौधरी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच में? उज्बेकिस्तान के बीच में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां एडिशन अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया। यह अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। इस बायलैटरल मिलिट्री डील की बात करें तो इसका मुख्य फोकस सेमी माउंटेनियस ट्रेनिंग में सुरक्षा और सामरिक कौशल विकसित करना होता है। दस्तलिक अभ्यास की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका पिछला 6वां एडिशन जो है अप्रैल 2025 में पुणे भारत में आयोजित किया गया था। इस बार उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया 7वां एडिशन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होता है। बी आंसर, किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है? किसे दिया गया है? दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा को चुना गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को लीडिंग मेंस क्रिकेटर और भारत के अभिषेक शर्मा को लीडिंग T20 प्लेयर का सम्मान दिया गया है। विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में 4 भारतीय खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज। विजडन को बाइबिल ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1864 में जॉन विजडन ने करी थी। यहाँ पर दीप्ति शर्मा बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये एक ताजे पानी की झील है, जो कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। यहाँ पर पक्षियों की 170 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। इस घोषणा के बाद भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 99। हाल ही में यूपी के पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के छारी ढांड को भी ये दर्जा दिया गया था। यहाँ पर शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अप्रैल 2026 में जारी भारत की पहली स्टेट ऑफ इंडियाज बेट्स रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में चमगादड़ों की विविधता सबसे अधिक है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में 68 प्रजातियां जो है चमगादड़ों की देखने को मिली और चमगादड़ों की विविधता में पहले स्थान पर आए पश्चिम बंगाल, जबकि मेघालय दूसरे स्थान पर आए। ये रिपोर्ट नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बेट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में चमगादड़ों की कुल 135 प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, भारत में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल जहां पर सबसे अधिक विविधता हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल करेक्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई करते हुए ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि कोर्ट ने सुरक्षित सड़कों का अधिकार राइट टू सेफ रोड्स अब संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। भारत में बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नागरिकों की जान को होने वाले खतरे को देखते हुए निर्णय लिया गया। यह फैसला राज्य सरकारों को बेहतर और सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह बनाता है। तो आर्टिकल 21 सी आंसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के मामले में किस स्थान पर है? तो 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। इसमें भारत पेटेंट फाइलिंग करने के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इसमें 30.2% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वर्ष भारत में रिकॉर्ड 1,43,729 पेटेंट फाइल किए गए, जिसमें से लगभग 69% डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स द्वारा दाखिल किए गए। पेटेंट एक लीगल राइट है जो किसी नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। वैश्विक स्तर पर चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। भारत 6ठे स्थान पर आए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो सी आंसर। FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर R वैशाली ने साइप्रस में आयोजित FIDE विमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई है। इस जीत के साथ ही उन्होंने विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की बात करें तो चेस की दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है, जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए एक क्वालिफायर की तरह काम करता है। यहाँ पर R वैशाली। 61वें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 61वें फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है गोवा की साध्वी सतीश सेल ने। इसका ग्रैंड फिनाले ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। साध्वी गोवा राज्य से ये प्रतिष्ठित ताज जीतने वाली पहली महिला भी बन गई है।
उन्हें पूर्व विजेता निकिता पोरवाल ने ताज पहनाया। अब वह तंजानिया में होने वाले जो आने वाले टाइम में मिस वर्ल्ड होने वाला है 2027, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, रिप्रेजेंट करेगी भारत को। फेमिना मिस इंडिया एक नेशनल ब्यूटी पेजेंट है जिसे द टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर साध्वी सतीश सेल सी आंसर। वर्ष 2026 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट। इतिहास में पहली बार सभी 6 विजेता महिलाएं हैं, बिल्कुल ये भी करेक्ट रहा इस बार। पुरस्कार राशि $2 लाख प्रति विजेता को दी जाती है। तो उपरोक्त कथन मतलब उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही होंगे। A, B, C मतलब D वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। हम सभी को बताइए कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है और इस बार इतिहास में पहली बार दुनिया के 6 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से चुनी गई सभी विजेता महिलाएं हैं, जिसे यहाँ पर $2 लाख लगभग 1.6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ये जो पुरस्कार होता है उन ग्रासरूट एक्टिविस्ट को दिया जाता है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं। भारत में मेधा पाटकर, आलोक शुक्ला जैसे लोग पूर्व में यह सम्मान जो है वो पा चुके हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर किस मोरक्को शहर को वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है? तो यूनेस्को ने मोरक्को के शहर रबात को वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया है, वर्ल्ड बुक कैपिटल। इसकी घोषणा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर की गई। ये सम्मान रबात को साक्षरता बढ़ाने, पुस्तक उद्योग के विकास और नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए मिला है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में मैड्रिड से हुई थी। वर्ष 2025 के लिए ब्राजील का रियो डी जेनेरियो विश्व पुस्तक राजधानी रहा था। 2026 में मोरक्को का शहर रबात। बी आंसर। डॉक्टर विजय पद सिंघानिया का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विजय पद सिंघानिया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने व्यापार, उद्योग और एविएशन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान को ध्यान में रखते हुए 2006 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। 2006 में। डी आंसर। उन्होंने रेमंड को भारत के सबसे बड़े परिधान ब्रांड में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है एन इनकम्प्लीट लाइफ, जो कि काफी चर्चा में रही थी। ये भी आप क्लियर रखिएगा। डी आंसर। अगला आता है क्वेश्चन। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को। अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार उनकी पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी के लिए दिया गया, जो उनकी मां मेरी रॉय के साथ उनके रिश्तों और जीवन के संघर्षों पर आधारित है। अरुंधति रॉय को 1997 में अपनी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है। यहाँ पर सी आंसर। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के लिए मशहूर सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओडिशा के पुरी से ताल्लुक रखने वाले पटनायक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रेत कला के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वे अपनी कला के माध्यम से लोगों को इस जनगणना में भाग लेने के लिए अवेयर करेंगे। उन्हें 2014 में पद्मश्री भी मिल चुका है। यहाँ पर सुदर्शन पटनायक। बी आंसर। वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। ये सम्मान उन्हें समाज सेवा और बच्चों के अधिकारों के लिए किए गए उनके महान कार्यों के लिए मिला है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में हुई थी। इसके पहले विजेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितने रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात टोटल एक्सपोर्ट $860 बिलियन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अब तक का सबसे उच्चतर स्तर है, हाईएस्ट एवर। पिछले वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा $825 बिलियन का था और अब कितना हो गया है? $860 बिलियन। यहाँ पर बी आंसर। अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल के 22 वर्षीय चेस प्लेयर आरोन्यक घोष भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने यह उपलब्धि अप्रैल 2026 में हासिल करी। इनसे पहले मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 और आरव डेंगला 93 ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे, जबकि कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा, आरोन्यक घोष। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे?
तो भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद का हाल ही में निधन हुआ। वे सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2020 से 2025 तक राष्ट्रपति के रूप में वहां पर सेवा दी। भारतीय मूल बिहार के होने के कारण उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति पद की शपथ मतलब ओथ संस्कृत में लेकर दुनिया भर का ध्यान खींचा था। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। यहाँ पर सूरीनाम। डी आंसर। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? कौन बना है? इंडोनेशिया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला एशिया का पहला देश बना। ये नियम यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग और डिजिटल एडिक्शन से बचाना। यहाँ पर दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। एशिया का पहला देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया। अगला आता है संयुक्त राष्ट्र यूएन की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? तो केरल के तटीय शहर वर्कला को संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में शामिल किया गया है। यह घोषणा 30 मार्च 2026 को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के अवसर पर की गई। इस पहल का नेतृत्व यूएन सेक्रेटरी जनरल एडवाइजरी बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसे यूएनईपी का समर्थन प्राप्त है। वर्कला को यह वैश्विक सम्मान कचरा कम करने, वेस्ट रिडक्शन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में दिखाए गए शानदार नेतृत्व और नवाचार के लिए दिया गया है। यहाँ पर वर्कला। चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? तो नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के लिए क्रिस्टीना कोच को चुना गया है, जो कि चंद्रमा की फ्लाई बाय मिशन पर जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। फ्लाई बाय का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि उसकी कक्षा लूनर ऑर्बिट में घूमकर वापस पृथ्वी पर आएगा। क्रिस्टीना कोच के पास पहले से ही एक महिला द्वारा सबसे लंबी 328 दिन का स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड भी है। इस मिशन का उद्देश्य 50 साल बाद इंसानों को फिर से चंद्रमा के करीब ले जाना है। तो क्रिस्टीना कोच यहाँ पर ए आंसर। संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को हाल ही में निधन हुआ। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 12,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड करे हैं। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें सन 2000 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के भी मिल चुका है। 2011 में एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम है। उनका नाम दुनिया में सबसे अधिक गीत रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2008 बिल्कुल करेक्ट होगा। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, ध्यान रखिएगा। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान की फॉरेस्ट गार्ड अनीता चौधरी को WWF मछली नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में 500 से अधिक मगरमच्छों का सफल रेस्क्यू करने के लिए दिया गया। इस पुरस्कार का नाम रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम पर रखा गया है। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो अवैध शिकार को रोकने और वन्य जीव की सुरक्षा में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करते हैं। यहाँ पर अनीता चौधरी। हाल ही में जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है 2026 की सूची में? तो टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जो जारी की गई 2026 की, उसमें अभिनेता रणबीर कपूर को शामिल किया गया है। वे इस साल लिस्ट में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। इसके अलावा गूगल के सुंदर पिचाई और मशहूर शेफ विकास खन्ना को भी इस वैश्विक सूची में स्थान दिया गया। यहाँ पे पूछा गया कि इस सूची में कौन भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? रणबीर कपूर। 2026 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो मैड्रिड में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पेनिश टेनिस स्टार है कार्लोस अल्कराज, उनको वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। वहीं महिलाओं की श्रेणी में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी है आरेना सबलेंका, उन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। इन पुरस्कारों को स्पोर्ट्स का ऑस्कर भी कहा जाता है। यहाँ पर कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ शिलालेख संरक्षण पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क लद्दाख के लेह में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? हजारों साल पुरानी शेल नक्काशी को जलवायु परिवर्तन और विकास कार्यों से सुरक्षित रखना। लद्दाख में नियोलिथिक पीरियड के लगभग 400 पेट्रोग्लिफ साइट्स हैं, जहां पर जानवरों के चित्र और प्राचीन भाषाओं के शिलालेख इंक्रिप्शंस मिलते हैं। ये पार्क इन प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक प्रतीकों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दबाव से बचाने में मदद करेगा।
कहां पर स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। तो नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पंजाब के हार्दिक सिंह को पुरुष की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। इस पुरस्कार को बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। महिला श्रेणी में यह सम्मान हरियाणा की नवनीत कौर को दिया गया है। इसके साथ ही दिग्गज खिलाड़ी जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। यहाँ पर हार्दिक सिंह। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में कर्नाटक ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कर्नाटक ने कुल 38 मेडल जीते, 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। ओडिशा 57 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। हालांकि मेडल की संख्या ज्यादा रही, बट सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जो है कर्नाटक ने जीते, इसलिए पदक तालिका में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है, दूसरे पर ओडिशा रहा। अगला आता है क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात कितने रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 38,424 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 62.6% की शानदार वृद्धि है। वर्तमान में भारत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, रडार और बख्तरबंद वाहनों जैसे उपकरण दुनिया भर के 80 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। देश में रजिस्टर्ड डिफेंस एक्सपोर्टर की संख्या भी बढ़कर 145 हो गई है, जो कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता को भी दर्शाता है। यहाँ पर 38,424 करोड़ बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे महंगी पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा 1,67,000 करोड़ में बिकी है, इसे किसने बनाया है? तो महान चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा 1890 के दशक में बनाई गई पेंटिंग यशोदा और कृष्णा मुंबई में 167 करोड़ में नीलाम हुई है, ऑक्शन हुई। इसके साथ ही यह भारत की मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग भी बन गई। इस पेंटिंग को मुंबई स्थित ऑक्शन हाउस सफरॉन आर्ट द्वारा बेचा गया और इसे सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने खरीदा है। यहाँ पर हमने राजा रवि वर्मा की बात करी, उनको मॉडर्न इंडियन आर्ट का पाइनियर माना जाता है। इस सेल ने एमएफ हुसैन की पेंटिंग का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ पर राजा रवि वर्मा करेक्ट होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय संगीत गायक और लेखक टीएम कृष्णा ने इस बुक को लिखा है। इस किताब में भारत के नेशनल सिंबल जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और राजकीय प्रतीक के अर्थ और उनके क्रमिक विकास की कहानी बताई है। टीएम कृष्णा को वर्ष 2016 में उनके सामाजिक कार्य और कला के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। वे अपनी प्रभावशाली लेखन शैली और सामाजिक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। टीएम कृष्णा बी आंसर। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा जारी डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो हाल ही में एआईयू द्वारा जारी डोपिंग वायलेशन सूची में भारत 148 निलंबित एथलीटों के साथ में दुनिया में पहले स्थान पर है। केन्या 146 एथलीटों के साथ में दूसरे और रशिया तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में डोपिंग के साथ साथ सैंपल के साथ छेड़छाड़ और टेस्ट से बचने जैसे गंभीर उल्लंघन भी शामिल हैं। यहाँ पर भारत पहले स्थान पर है। नेक्स्ट आता है, रोंगाली बिहू त्योहार किस राज्य के नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है रोंगाली बिहू। अप्रैल में बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्योहार असमिया नए साल, न्यू ईयर और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। इसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से कृषि और प्रकृति की खुशी से जुड़ा हुआ उत्सव है। बिहू साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। रोंगाली अप्रैल मतलब बुआई के समय पर, फिर होता है भोगाली जो कि होता है जनवरी कटाई के दौरान, और फिर होता है कोंगाली बिहू जो कि अक्टूबर में ये सेलिब्रेट होता है, प्रार्थना के रूप में जाना जाता है। तो रोंगाली बिहू की बात हो रही है। इसके दौरान पारंपरिक बिहू डांस और अलग अलग सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, असम। नेक्स्ट आता है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 के अनुसार भारत में सबसे उच्च रैंक वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भारत में पहले स्थान पर आए। वैश्विक स्तर पर दिल्ली को 28वीं रैंक मिली है, जबकि बेंगलुरु को 41, हैदराबाद को 43 स्थान दिया गया है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है रिकॉर्ड 14वीं बार दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया। स्काई ट्रैक्स बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है। इसके परिणामों को एविएशन इंडस्ट्री का ऑस्कर माना जाता है। यह रैंकिंग पूरी तरीके से दुनिया भर के यात्रियों के फीडबैक पर आधारित होती है। यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में सबसे उच्च रैंक वाला एयरपोर्ट बना है। ए आंसर। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में कर्नाटक ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। कर्नाटक ने 145 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया। इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें खेती में
कीटनाशकों के छिड़काव जैसी एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए तैयार करना। इसके तहत चयनित महिलाओं को 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया एंड रिमोट पायलट सर्टिफिकेट भी दिया गया ताकि वो अपनी आय बढ़ा सके। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर आए हैं? कर्नाटक। सी आंसर। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में नीरज घायवान द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। मुंबई में आयोजित इस भव्य समारोह को आलिया भट्ट और जाकिर खान जैसे सितारों ने होस्ट किया। फिल्म धुरंधर ने कुल 14 अवार्ड जीतकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसमें रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर और आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर के रूप में चुना गया। यामी गौतम को फिल्म हक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया गया। ये पुरस्कार समारोह द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ पर होम बाउंड बिल्कुल करेक्ट होगा, डी आंसर। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में टो लेम को चुना गया। उन्हें 2026 से 2031 के कार्यकाल के लिए वियतनाम की संसद में 99% वोटों के साथ चुना गया है। टो लेम वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ भी हैं और वे अब इन दोनों प्रमुख पदों को एक साथ संभालेंगे। उन्होंने लुओंग कुओंग का स्थान लिया है। वियतनाम में राष्ट्रपति पद देश के सर्वोच्च नेतृत्व का हिस्सा होता है, जो विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो टो लेम यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत ने फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर अब तक का वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है? विंड पावर कैपेसिटी। तो भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान 6.05 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़कर एक नया वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है। यह अब तक की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है, जिसने 2016-17 के पिछले रिकॉर्ड 5.5 गीगावाट को पीछे छोड़ दिया है। इस शानदार उपलब्धि के साथ भारत विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में गुजरात सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता विंड पावर कैपेसिटी वाला राज्य है, गुजरात। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 6.05 गीगावाट विंड एनर्जी कैपेसिटी जोड़कर एक नया वार्षिक रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट है मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 59 वर्षीय गीतांजलि ओम प्रकाश मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। गीतांजलि पंजाब के अमृतसर से ताल्लुका रखती है और पेशे से एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। यह प्रतियोगिता विशेष रूप से शादीशुदा महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है और वैश्विक मंच पर इस तरीके का टाइटल जीतना भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल भी है, प्रमाण भी है। यहाँ पर गीतांजलि ओम प्रकाश बिल्कुल बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में हरियाणा का गुरुग्राम भारत का सबसे प्रदूषित शहर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रहा है। टॉप 10 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 4 शहर गुरुग्राम, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और मानेसर शामिल हैं। वहीं पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो वो रहा है गुरुग्राम। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे औषधीय पौधे लगाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत करी है? तो NHAI ने नेशनल हाईवेज के किनारे खाली जमीन पर आरोग्य वन नाम से औषधीय पौधे लगाने की शुरुआत करी है। इस पहल के तहत नीम, आंवला, जामुन, नींबू इस तरीके की 36 औषधीय प्रजातियों को चुना गया है। पहले चरण में दिल्ली, NCR और राजस्थान सहित 11 राज्यों की जमीनों को चिन्हित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद को बढ़ावा देना और हाईवे के किनारे बायोडायवर्सिटी को मजबूत करना। यहाँ पर आरोग्य वन डी आंसर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? नोटिफिएबल डिसीज। तो कौन से राज्य सरकार ने? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने कैंसर को आधिकारिक रूप से एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है। अब राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब के लिए यह अनिवार्य मैंडेटरी होगा कि वे कैंसर के किसी भी नए केस की जानकारी मिलने के 1 महीने के अंदर स्टेट पोर्टल पर उसकी रिपोर्ट करें। इस कदम का उद्देश्य यह है कि कैंसर के मामलों का सटीक डेटा इकट्ठा करना ताकि बीमारी की बेहतर निगरानी की जा सके और राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को उसी अनुसार बेहतर बनाया जा सके। तो यहाँ पर तेलंगाना सरकार। नेक्स्ट है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। वे एक जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा की इस पद्धति की खोज की। 2026 के लिए इस दिवस की थीम रही थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। इस दिवस को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि होम्योपैथी के लाभों के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस फैलाना और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा बनाना।
10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। नेक्स्ट है नवीनीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में किस स्थान पर है। तो मतलब पूछा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 की बात हो रही है, उसके अनुसार भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में विश्व में किस स्थान पर है। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है। वर्तमान में चीन पहले नंबर पर है, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर आता है भारत। मार्च 2026 तक भारत की कुल नॉन फॉसिल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 283.46 गीगावाट हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान भारत ने अपनी क्षमता में रिकॉर्ड 55.2 गीगावाट की वृद्धि की है। तो भारत तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट आता है नौवां प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया। तो 90वें एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव को। वे वर्तमान में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्हें यह सम्मान क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया। ये पुरस्कार की स्थापना 2004-2005 में उन कृषि वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जो देश की खाद्य सुरक्षा और खेती के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार अवार्ड किसे दिया गया, डॉक्टर सीएच श्रीनिवास राव को। नेक्स्ट आता है पद्मश्री से सम्मानित भगवान दास रेकवार का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बुंदेली मार्शल आर्ट के गुरु भगवान दास रेकवार का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस पर खेल के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने सागर में छत्रसाल बुंदेलखंड अखाड़ा की स्थापना भी की थी। वे लाठी, तलवार, भाला और ढाल चलाने जैसे पारंपरिक हथियारों पर आधारित युद्ध कौशल के उस्ताद थे। यहाँ पर बुंदेली मार्शल आर्ट। सी आंसर। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी से निपटने और नोटिस को वेरीफाई करने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। तो सीबीआई ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से नागरिकों को बचाने के लिए अभय नाम का एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। ये पहल बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कदम है। यहाँ पर अभय बिल्कुल करेक्ट होगा, ए आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा रिलॉज, जिसका फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट, किन दो देशों के बीच पारस्परिक रसद विनिमय से संबंधित है। तो भारत और रूस के बीच रेलॉज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता अब पूरी तरीके से लागू हो गया है। ये एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत और रसद आपूर्ति के लिए कर सकेंगे। इस समझौते से भारतीय नौसेना की पहुंच जो है आर्कटिक और प्रशांत महासागर तक आसानी से हो जाएगी और दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉर्पोरेशन और भी ज्यादा मजबूत होगा। इंडिया और रशिया, ए आंसर। गरिया पूजा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो गरिया पूजा त्रिपुरा का एक प्रमुख लोक त्योहार है जो कि अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट होता है। यह त्योहार 7 दिनों तक चलता है जिसमें त्रिपुरा की आदिवासी जनजाति अपने भगवान बाबा गरिया की पूजा करते हैं। ये मुख्य रूप से फसल की अच्छी पैदावार और सुख समृद्धि के लिए सेलिब्रेट होता है। इस दौरान यहाँ की कोकबोरोक बोलने वाली जनजातियां अपनी पारंपरिक संस्कृति का प्रदर्शन करती है और कोकबोरोक त्रिपुरा की एक आधिकारिक भाषा भी है जिसे 1979 में मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पर त्रिपुरा बिल्कुल करेक्ट होगा। गरिया पूजा त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जस्टिस लीसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वे इस उच्च न्यायालय की कमान संभालने वाली पहली महिला भी बन गई है। उन्होंने धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है। इस नियुक्ति से पहले वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। जजों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 217 और आर्टिकल 222 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर जस्टिस लीसा गिल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट होता है। वर्ष 2026 में इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया। पंचायतों का प्रावधान संविधान की 11वीं अनुसूची में, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायतों के पास कुल 29 सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर शेड्यूल 11 बी आंसर। पहला पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। ये भी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट आता है WWF नेशनल अवार्ड 2026 से किस भारतीय वनस्पति विज्ञानी को सम्मानित किया गया। तो केरल के बॉटनिस्ट हैं एन अलीम यूसुफ। उनको WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें सम्मान उनके द्वारा विकसित AI पावर्ड मोबाइल ऐप नियोफाइट ID के लिए मिला है। ये ऐप केरल में लगभग 100 आक्रामक पौधों की पहचान करने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में उन्हें WWF की तरफ से 1.5 लाख रुपए का सीड ग्रांट किया गया है।
ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नवाचार के लिए दिया जाता है। यहाँ पर एन अलीम यूसुफ। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में लगातार तीसरी बार कौन निर्वाचित हुए हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन निर्विरोध चुना गया है। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले नॉमिनेटेड मेंबर हैं। उनका पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें फिर से उच्च सदन के लिए नामित किया। नजमा हेपतुल्ला के बाद वे दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार इस पद पर चुने गए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने उन्हें उपाध्यक्ष बनने का प्रस्ताव पेश किया था। यहाँ पर हरिवंश नारायण सिंह। किस उत्तर पूर्वी राज्य ने खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक प्रशासनिक मान्यता प्रदान करी है? तो मेघालय कैबिनेट ने खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। ये नया कानून पुराने 2005 के अधिनियम का स्थान लेगा, जिसमें केवल अंग्रेजी को ही प्रशासनिक मान्यता प्राप्त थी। इस निर्णय से अब सरकारी सूचनाओं, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं का उपयोग बढ़ जाएगा। इससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान और भी मजबूत होगी और सरकारी कामकाज में जनता की पहुंच आसान होगी। किस उत्तर पूर्वी राज्य ने खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक प्रशासनिक मान्यता प्रदान करी है? मेघालय। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध तीरंदाज शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें वर्ल्ड आर्चरी द्वारा साउथ कोरिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में उन्हें ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए दिया गया। शीतल देवी को वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने पैरा तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर भारत का गौरव भी बढ़ाया है। करंटली वो इस खेल की ग्लोबल स्टार बन चुकी है। शीतल देवी। बी आंसर। 30 मार्च 2027 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? किसका कार्यकाल बढ़ाया गया? पीयूष आनंद का। 30 मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ाए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें यह सर्विस एक्सटेंशन दिया है। पीयूष आनंद ने मार्च 2024 में अतुल करवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद पद संभाला था। एनडीआरएफ भारत की एक स्पेशल फोर्स है जो कि बाढ़, भूकंप, चक्रवात जैसी घटनाओं के समय बचाव और राहत कार्यों का प्रभावी प्रबंधन करती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। पीयूष आनंद सही होगा। 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने 91वें स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया, 91। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। वर्तमान में संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। यह भारत का सेंट्रल बैंक है जो कि देश की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग प्रणाली को कंट्रोल करता है। यहाँ पर 91। बी आंसर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए प्रमुख के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो 1996 बैच के आईएएस अधिकारी वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने फैज अहमद किदवई का स्थान लिया। इससे पहले वे पर्यावरण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। डीजीसीए भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसका मुख्य कार्य क्या है? एविएशन सेफ्टी, पायलटों के प्रशिक्षण नियम और एयरलाइंस के संचालन पर कड़ी निगरानी रखना और उसे एंश्योर करना। वीर विक्रम यादव यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो उचरल नियाम ओसोर को मंगोलिया का नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। उन्होंने गोम्बोजेव का स्थान लिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार और विधायी गतिरोध के कारण इस्तीफा दे दिया था। अचरल इससे पहले देश के डिजिटल डेवलपमेंट मिनिस्टर और पार्लियामेंट स्पीकर भी रह चुके हैं। उनका संबंध रहा है मंगोलियन पीपल्स पार्टी से। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटार। यहाँ पर सी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा बाजार बन गया है? लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार वर्ष 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट बन गया। फरवरी 2026 तक भारत की कुल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 143.6 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत की कुल बिजली क्षमता अब 500 गीगावाट को पार कर गई है, जिसमें नॉन फॉसिल फ्यूल जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो गई है। ये पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर थर्ड सी आंसर। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो म्यांमार के मिलिट्री चीफ मिन आंग हाइंग को अप्रैल 2026 में देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। मिन आंग की बात करें तो साल 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही देश की कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने आंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा किया था। यहाँ पर ए आंसर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत के संविधान का किस भाषा में अनुवादित संस्करण जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में भारत के संविधान का सिंधी संस्करण जारी किया है।
ये एक डिग्लॉट एडिशन है, जिसका अर्थ है इसमें सिंधी के साथ हिंदी या फिर अंग्रेजी का भी अनुवाद दिया गया है। इसका उद्देश्य है सिंधी भाषी लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। सिंधी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसे 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के माध्यम से जोड़ा गया था। यहाँ पर सिंधी बिल्कुल करेक्ट होगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत की सभी 10 महिला मुक्केबाजों ने पदक जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। 100% सक्सेस रेट के साथ भारतीय महिला टीम पदक तालिका में नंबर 1 पर आई है। यहाँ पे बात हो रही है कि कुल कितने गोल्ड जीते हैं, तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इराक की संसद ने अनुभवी कुर्द नेता निजार अमेदी को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। वे इराक के एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इराक की बात करें तो उसकी राजधानी क्या है? बगदाद है। यहाँ की मुद्रा इराकी दिनार है। इराक की भौगोलिक सीमाएं तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और सीरिया जैसे महत्वपूर्ण देशों से लगती है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर निजार अमेदी बिल्कुल करेक्ट होगा। अप्रैल 2026 में कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है? तो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट जो है, ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब बना है। इस पोर्ट ने एक ही जहाज में 6000 से ज्यादा कारों का निर्यात करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। मुंद्रा पोर्ट का संचालन अडानी पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी और व्यावसायिक बंदरगाह भी है। कमर्शियल पोर्ट, यहाँ से अफ्रीका, यूरोप जैसे बड़े बड़े बाजारों के लिए वाहनों का एक्सपोर्ट किया जाता है। मुंद्रा पोर्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। अप्रैल 2026 में UIDAI द्वारा लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक स्वतंत्र पहचान दी गई। आधार कार्ड के संदर्भ में लद्दाख का नया प्रशासनिक कोड क्या है? तो UIDAI ने आधार डेटाबेस में बदलाव करते हुए लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक स्वतंत्र पहचान दी है। अब लद्दाख के लिए नया एडमिनिस्ट्रेटिव कोड 39 आवंटित किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर का कोड है 01। यह बदलाव जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। अब सरकारी फॉर्म और KYC प्रक्रियाओं में लद्दाख एक अलग विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा, जिससे सरकारी योजनाओं की ट्रैकिंग बहुत ही सटीकता से की जा सकेगी। यहाँ पर 39 बिल्कुल सही होगा। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी अद्वितीय योगदान के कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता और दलितों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया।